नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन टॉप एमसीक्यूज में दूसरी क्लास लेकर आए हैं। और यहाँ से आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन सामने है आपके। और ये पहला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का उद्देश्य था। साइमन कमीशन का उद्देश्य था। देखो, साइमन कमीशन की अपन बात करें दोस्तों, तो ये साइमन कमीशन है जो 1927 के अंदर 1927 के अंदर सर साइमन की अध्यक्षता में भारत आया। सर साइमन की अध्यक्षता में ये आयोग भारत आया था। और ये आयोग का उद्देश्य अपन बात करें कि आयोग भारत क्यों आया। देखो, जब 1919 के भारत शासन अधिनियम की अगर मैं बात करूं, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आप बोलते हो, तो इस भारत शासन अधिनियम को जब बनाया गया था, पारित किया गया था, तो यहां से एक चर्चा हुई थी कि प्रति 10 वर्ष बाद इस आयोग के गठन के लिए, इस आयोग के संशोधन के लिए, इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी। ये जो 1919 का अधिनियम था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में इसके समीक्षा के लिए एक आयोग, एक समिति गठित होगी। और उस समिति या आयोग के अंदर भारतीय सदस्यों को भी शामिल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि ये 1929 के अंदर ये आयोग गठित होना चाहिए था, लेकिन इसको 2 साल पहले ही भारत के अंदर आयोग को भेज दिया। और उसी आयोग को अपन ने कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। और दूसरा पॉइंट ये था कि इस साइमन कमीशन के अंदर सभी जो सदस्य थे, वो सभी सारे सदस्य अंग्रेज थे। सारे के सारे सदस्य इस आयोग में अंग्रेज थे। इसीलिए इस साइमन कमीशन को सर्वश्वेत आयोग भी कहते हैं। सर्वश्वेत या श्वेत आयोग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। और इसी आयोग का विरोध भारत के अंदर लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ये साइमन जो कमीशन भारत आया, तो यहां से अब इसका उद्देश्य देखोगे कि भारत का आर्थिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का धार्मिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का शैक्षणिक भविष्य निर्धारित करना, और भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। तो ये 1919 का अधिनियम के समीक्षा के लिए ये भारत में आयोग आया। तो इसका उद्देश्य यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उद्देश्य हो जाएगा भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। अगले क्वेश्चन पे अपन चर्चा करें यहाँ से। और देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, आज अपन जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ये एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पढ़िएगा इसको, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों के असंगत। देखो, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, अगर कोई कानून संसद द्वारा निर्मित है और वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका क्या कर रहा है, अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। अगर वो अल्पीकरण करता है ना, तो संविधान का अनुच्छेद 213 है। अनुच्छेद 13 उस कानून को क्या घोषित कर सकता है? उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है, अनुच्छेद 13। तो यहां से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 13। अब ये देखो, एसएससी एमटीएस 2022 में है। और ऐसा ही हमने एक इक्वेशन, थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी अलग थी, वो इससे पिछली जो हमने क्लास पढ़ी थी, इससे पिछली क्लास हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, उसमें भी एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 के भी किसी पेपर के अंदर था, और वहां भी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी। और अनुच्छेद 14 आपका जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 12 की मैं बात करूं, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 15 जो है आपका सामाजिक समानता की बात करता है दोस्तों। सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर
कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। ये धन विधेयक की बात कर रहा है दोस्तों। धन विधेयक की अपन बात करें ना, तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, इस धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख तो संविधान के अनुच्छेद 109 में आता है, और धन विधेयक की जो परिभाषा का जो उल्लेख है, धन विधेयक की परिभाषा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में आता है। और ये धन विधेयक जो है, ये धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है धन विधेयक, और लोकसभा में ये धन विधेयक रखा जाएगा तो दोस्तों ये धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पहले अनुमति होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी, उसके बाद में ही धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। अब पहली बात तो ये है कि जब ये धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा और लोकसभा से जब धन विधेयक जो आपका है वो लोकसभा से जब दोस्तों क्या हो गया, पारित हो गया, उसके बाद में ये धन विधेयक कहाँ जाता है, ये धन विधेयक जब दूसरे सदन राज्यसभा में जाएगा, दूसरे सदन जब राज्यसभा के अंदर ये धन विधेयक जाता है दोस्तों, तो सीधी सी बात यही है कि या तो राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर अंदर पारित कर दे, या तो राज्यसभा इसे 14 दिन में पारित कर दे, और अगर राज्यसभा इसे 14 दिन में पारित नहीं करेगी तो ये 14 दिन बाद वहां से स्वतः ही क्या मान लिया जाएगा, स्वतः ही राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ से कितने दिनों के भीतर बात की है, तो यहाँ से 14 दिन के भीतर बात है कि 14 दिन में या तो राज्यसभा उसको पारित कर दे, और अगर राज्यसभा पारित भी नहीं करेगी तो ये स्वतः वहां से पारित मान लिया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, जब यहां से दोनों सदनों से मान लो पारित हो गया, और फिर तीसरी पोजीशन बनती है कि ये किसके पास जाएगा, तीसरी पोजीशन ये बनी कि ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, धन विधेयक ऐसा मामला है जिसपे राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। जब कोई मामले दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति उन मामलों को, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों में वापस भेज सकते हैं। लेकिन धन विधेयक ऐसा मामला है, इसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाया जा सकता। और पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं लौटाया जा सकता क्योंकि ये जो मामला है ये पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहां रखा गया था, लोकसभा में रखा गया था। और दूसरा यहां से क्वेश्चन, धन विधेयक के मामले पे कभी भी 108 का प्रयोग नहीं हो सकता। 108 जो संयुक्त अधिवेशन है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन, इस संयुक्त अधिवेशन का भी, संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता, धन विधेयक के ऊपर 108 नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यहां से अपन बात करेंगे कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार नंबर जो 5 है, मौलिक अधिकार नंबर जो 5 है, जिसका नाम है शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार है दोस्तों, और ये शिक्षा व संस्कृति का जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 के अंदर तो क्या कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहेंगे, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहेंगे वो अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। ये तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है दोस्तों, सॉरी 29 में कहा कि ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकेंगे। और यहाँ से जो अनुच्छेद 30 है, इस 30 में अल्पसंख्यक लोगों के लिए किसकी बात हुई है, शिक्षा की बात हुई है कि वो अपनी अलग से शिक्षण संस्था स्थापित कर सकेंगे। तो यहाँ से कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 30 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 28 की देखो क्या कहा,
अनुच्छेद 28 में कहा कि कोई भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है, कोई भी मान्यता प्राप्त अगर कोई शिक्षण संस्था है दोस्तों, तो उसमें आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकोगे, उसमें आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकोगे। तो 28 में ये ध्यान रखना कि कोई भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और अगर किसी शिक्षण संस्था की स्थापना ही धार्मिक उद्देश्य से हुई है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। और यहाँ देखो 29 के अंदर अभी हमने बात कर ली कि 29 के अंदर संस्कृति को संरक्षित रखने की बात है। अनुच्छेद 31 के अंदर दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का यहाँ से मूल अधिकार था दोस्तों। और ये वर्तमान के अंदर संपत्ति के मूल अधिकार को दोस्तों क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया दोस्तों। और ये कानूनी अधिकार बना के इसे कहाँ रखा, अनुच्छेद 300 के। और यहाँ देखो इसको जो हटाया है ना वो आपका 44वां संशोधन 1978 काम करेगा यहाँ से। और इस समय देश में सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई, देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो यहाँ से और अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 पर आधारित अनुच्छेद है, मतलब किस पर आधारित है। तो देखो आपको ये तो सामान्य सी बात है कि संविधान का जो भाग 18 है जिसमें उल्लेख 352 से लेके 360 तक किया गया है, अनुच्छेद भाग 18 जिसमें 352 से लेके 360 तक किया गया है उल्लेख। और इसमें देखो क्या बताया गया है, इसमें आपको आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख बताया गया है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख भाग 18 में 352 से 360 तक किया गया है। और आपातकालीन उपबंध है, ये कितनी शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति को, 3 शक्ति दी है। इसमें एक तो आपको राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति दी, राष्ट्रीय आपातकाल, एक तो कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आज तक 3 बार लग चुका है अनुच्छेद 352 में। दूसरा यहाँ जिसको आप बोलते हो राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, ये अनुच्छेद 356 है दोस्तों। और एक आपका कौन सा आता है, एक आपका है वित्तीय आपातकाल, एक आपका कौन सा है, वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360, जिसका प्रयोग देश में आज तक एक बार भी नहीं हुआ। अगर वित्तीय आपातकाल की आपसे बात करें ना तो ये आपका कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जबकि केवल आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो कहां से, जर्मनी के संविधान से ली गई है दोस्तों। ये यहाँ से संविधान संशोधन की बात कर रहा है, 368 में उल्लेख है। और ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, कहां से लिया है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो यहां से। और अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपने को वोट डालने का अधिकार देता है, कि भारत का संविधान अपने को जो वोट डालने का अधिकार देता है ना, तो अपने को सभी पुरुष नागरिकों को देता है, सभी नागरिक और गैर नागरिकों को देता है। गैर नागरिकों को देने का अधिकार नहीं है और सभी पुरुष नागरिकों को भी देने का अधिकार नहीं है। और जिनकी आयु अभी 18 प्लस नहीं है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, तो उसको थोड़ी मतदान देने का अधिकार होगा। सभी करदाताओं को ऐसा भी नहीं है, सभी वयस्क नागरिकों को, देखो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन ये ऑप्शन है कि सभी वयस्क नागरिकों को भारत का संविधान वोट देने का राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अधिकार प्रदान करता है, ये राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। और ऐसा अधिकार आपको संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद
26 के अनुसार आपको वोट डालने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। अगला यहां से देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेटियों को उनके पैतृक संपत्ति में जो पुत्रियां रहेगी, उस पुत्रियों को उनके पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि एक पिता की जो संपत्ति है, उस पिता की संपत्ति में जो पुत्र है, उन पुत्रों के समान ही पुत्रियों का अधिकार भी होगा। तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें यह बात का संशोधन हुआ है? तो दोस्तों यहां से आपका हिंदू उत्तराधिकारी जो अधिनियम जो 1956 का है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो 1956 का है, इसी के अंदर संशोधन हुआ था दोस्तों 2005 में। और 2005 में संशोधन करके वहां उसमें ये बात ऐड हुई थी कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी पुत्रों के समान अधिकार होगा। ये मूल तो 1956 का है, लेकिन ये बात जो ऐड की है वो 2005 में संशोधन करके ऐड की थी दोस्तों यहां से। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता के संविधान से लिए, कहां के संविधान से एकल नागरिकता? देखो जैसे ये अपना देश है और ये इसमें राज्य होते हैं, देख जहां पर देश और राज्य दोनों की अगर नागरिकता प्राप्त है, अगर दोनों की ये नागरिकता प्राप्त होती है ना दोस्तों, कि यहाँ से राज्य की भी है, यहाँ से राष्ट्र की भी है, तो वो तो होती है क्या, वो तो होती है दोहरी नागरिकता। वो तो क्या होती है, वो तो दोहरी नागरिकता होती है। और जहां पे केवल ये आपका देश है, इसमें राज्य है, जहां केवल आपको देश की ही नागरिकता प्राप्त हो, वो आपकी एकल या इकहरी नागरिकता होती है। तो भारत के अंदर ऐसा ही फॉर्मेट है नागरिकता का, एकल नागरिकता का है। और वो हमने कहां से अपनाया है, वो हमने इंग्लैंड से अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है। दोहरी नागरिकता देखो कहां पर है, दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है दोस्तों। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखो ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या अपनाई है, आपने समवर्ती सूची अपनाई है। ऑस्ट्रेलिया से आपने समवर्ती सूची अपनाई है। ऑस्ट्रेलिया से आपने प्रस्तावना की भाषा अपनाई है दोस्तों। कनाडा से आपने क्या अपनाया है, कनाडा से आपने संघात्मक शासन अपनाया है। कनाडा से आपने क्या अपनाया, कनाडा से आपने अपनाया कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी, कनाडा से अपनाया है। केंद्र राज्य के अंदर संबंध, केंद्र व राज्य के अंदर जो संबंध है, ये भी आपने कहां से अपनाया, कनाडा से अपनाया। और आपका आजकल एक जीएसटी चलता है, ये जीएसटी का प्रारूप भी हमने कॉपी कहां से किया है, कनाडा से किया है, जीएसटी मॉडल। अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है और इसे पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक कितने वर्षों के बाद एक वित्त आयोग दोस्तों, ये एक नहीं है, ये आई है, आई, क्योंकि वित्त आयोग का जो उल्लेख है ना, ये वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243(I) में है, ना कि 1 में है, 243(I) में है। तो ये एक नहीं है, ये क्या है, यहां से ये आई है, आई। और आई का मतलब क्या हो गया, अब ऐसा भी बता सकते हो कि 243 जय हो गया, क्योंकि 9 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। तो 243 जय के अंदर क्या है, वित्त आयोग का उल्लेख है।
वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है दोस्तों? 243 जह के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है, और ये प्रति 5 वर्ष के लिए गठित होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का क्या होता है? गठन। और दोस्तों जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है ना, उस राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है 243 है, या फिर कह सकते हो क्या कि 243 है, या फिर बोल सकते हो कि ये राज्य निर्वाचन आयोग है। ये क्या है? ये राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायती राज के चुनाव करवाता है, और ये क्या है? राज्य वित्त आयोग 243 है। देखो इनको याद करने के लिए कैसे याद करोगे? 243 है। देखो आप हम मारवाड़ी के अंदर बात करा ना, तो बात यह है दोस्तों कि वोट देवा जाओ ना, तो पुराना आदमी है क्या टपाटप वोट दिया हो, टाबर जाओ टपाटप कहीं दिया हो, टपाटप वोट दिया हो, है ना। और अगर कोई कहीं पीसा की बात कर लियो थे, मतलब वित्त की बात कर लो ना, पीसा की बात कर लो, तो भाई साहब से पीसा भाई मांगता रहा अगला गए अगलो माई पड़े सीधू, मतलब उसको झाड़ झुंझड़ आवे बिन क्या आवे, पीसा मांगता ही वित्त की बात करता है तो झुंझड़ आवे, सीधी सी झुंझड़ आवे। तो 243 जैसे आप क्या समझ जाओगे कि पीसा की बात हो रही है, झुंझड़ आ रही है ना, तो वित्त आयोग हो जाएगा। और टै की बात आए तो बोला टमाटर वोट दे के आ जाओ रे, तो 243 क्या हो जाएगा? ये राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा, निर्वाचन वोट से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला देखो आपका क्वेश्चन है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन जब किया गया, तो उसमें संविधान के अनुच्छेद जो 75(1) है, इस 75(1) के अंदर ए ऑप्शन जोड़ा गया, और इसी 75(1) में जोड़ा गया, उधर 164 जो 1 है इसमें भी ए जोड़ा गया। दोनों के अंदर ये बात जोड़ी गई है। ये राज्य सरकार के लिए हो गया, ये संघ सरकार के लिए हो गया। ये प्रधानमंत्री व मंत्रियों का मामला हो गया, ये मुख्यमंत्री प्लस उसके मंत्रियों की बात आ गई। तो यहां से देखो ये कहा गया इस संशोधन में कि अगर राज्य की बात करें ना, तो राज्य में तो विधानसभा जो होगी, उस विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। और यहाँ लोकसभा में कहा कि लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, जिनमें पीएम और यहाँ राज्य में सीएम सहित वो शामिल होंगे, मतलब बात ये की गई है। तो अधिकतम मंत्री कितना हो सके? 15% हो सके। अभी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ, और कहा है कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले, तो एक पंचायत है, उस पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। देखो यहां से कहा है 243(1), संविधान का अनुच्छेद 243 जो 1 है, इस 243(1) के अंदर ग्राम सभा के गठन का उल्लेख है। दोस्तों ग्राम सभा के गठन का उल्लेख है, और ग्राम सभा भारत का एकमात्र ऐसी सभा है जहां दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उल्लेख है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखो भारत के अंदर लोकतंत्र तो है, भारत में लोकतंत्र तो विद्यमान है, लेकिन भारत में देखो लोकतंत्र एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो भारत में जो लोकतंत्र वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से ये मतलब है जैसे आपकी लोकसभा है, जैसे आपने यहाँ कहा कि लोकसभा है, तो लोकसभा में मैं बात करूं तो लोकसभा के अंदर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर है, वैसे ही आपकी विधानसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे जो कानून निर्माण का काम है वो जनता खुद नहीं करती है। जनता की भागीदारी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होती, यहाँ जनता की भागीदारी लोकसभा में अप्रत्यक्ष है। वैसे ही विधानसभा में जनता की भागीदारी अप्रत्यक्ष है। लेकिन आपका देखो ये ऐसा सदन है, सभा है, ग्राम सभा, जिसमें जनता की क्या होती है, सभी वयस्क लोगों की सभा है, मतलब जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। इसलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत में एकमात्र क्या है, ग्राम सभा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले यहाँ से। तो ये लो देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपके सामने है और ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ना वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। देखो यहां से जो अनुच्छेद 129 इसमें कहा गया है कि आपका सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होता है दोस्तों। 132 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम अपीलीय न्यायालय है, एक अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारत में अंतिम रूप से अपील सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकती है। फिर यहाँ अनुच्छेद 131 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या बताए गए हैं, क्षेत्राधिकार बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार बोल दो, सुप्रीम कोर्ट के एकाधिकार बोल दो, कि ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही निपटाए जा सकते हैं। जैसा कि दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, केंद्र व राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद हो जाए, और एक इसी में आता है संविधान का अनुच्छेद 71 कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसका निपटारा भी अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग केवल कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और यहाँ से आपका जो अनुच्छेद जो 130 है, इसे 130 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऐसी की बैठक के लिए क्या करना, स्थान परिवर्तन करना। सुप्रीम कोर्ट की बैठक के लिए अगर स्थान परिवर्तन की बात आती है ना तो वहां से आपका कौन सा अनुच्छेद है, 130। तो 130 में कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक है वो मुख्य पीठ दिल्ली में ही होती है। मुख्य पीठ कहाँ पर होती है, दिल्ली में होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये मुख्य पीठ जो दिल्ली में है, इससे बाहर अगर कोई बैठक का आयोजन करना है तो वो अनुच्छेद 130 के अनुसार करेंगे। और ऐसा दोस्तों आज तक भारत में कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। एक 1950 के अंदर हैदराबाद में बैठक का आयोजन हुआ था और एक बैठक का आयोजन 1954 के अंदर दोस्तों श्रीनगर में हुआ है। तो ये स्थान परिवर्तन आज तक ऐसे 2 मामले हुए हैं भारत में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित की दोहरी व्यवस्था स्थापित की है। देखो दोहरी व्यवस्था की यहां बात करें ना, दोहरी व्यवस्था स्थापित की है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था। देखो दोहरी व्यवस्था की अपन बात करें ना यहाँ से, तो ये दोहरी जो व्यवस्था है दोस्तों, ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है ना,
इसमें आपका द्वैध शासन लागू हुआ था, उसी को यहाँ क्या कहा है, दोहरी व्यवस्था कहा है। ये आपका द्वैध शासन यहाँ से लागू किया गया था 1784 में, और ये द्वैध शासन आपका 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलता है। भारत शासन अधिनियम तक ही आपका चलता है। तो यहाँ से 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था। जबकि बंगाल में सबसे पहले दोस्तों द्वैध शासन 1761 में सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था, इसका भी ध्यान रखना आपने। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। और ये कह रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होती। अरे इसमें कहा है कि किसी राज्य की विधान, ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपका राजस्थान है, राजस्थान विधानसभा जो है ना, इसे राजस्थान विधानसभा के अंदर जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 200 है। राजस्थान विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल 200 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा में। और इन 200 सीटों की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ से जो 200 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा में, इन 200 सीटों से बड़ी बात यह करें कि अगर राजस्थान के अंदर विधान परिषद भी गठित की जाती है, अगर राजस्थान के अंदर विधान परिषद का भी अगर गठन होता है, तो उस विधान परिषद में इस विधानसभा के कितने सदस्य शामिल होंगे। ये कहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में जो सदस्य हैं उन सदस्यों की कुल संख्या के बोला 2/3, 3/4, 1/3 या 5वें भाग से अधिक नहीं होती। तो यहाँ से ये कहा कि उसमें कितना होता है, उसमें 1/3 होता है, 1/3 होता है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में 200 है तो उसका 1/3 लगभग आप क्या कह दोगे कि भाई 66 सदस्य होंगे। अगर राजस्थान विधान परिषद की सर्जन होता है तो यहाँ लगभग 66 सदस्य रहेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन हो रहा है तो ये संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार होगा। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है और उसकी समाप्ति करनी है तो ये समाप्ति का भी उल्लेख 169 के अंदर है दोस्तों। और ये काम करती कौन है, देश की संसद करेगी, देश की संसद करेगी ये काम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले। और अगला आपका क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, आपका क्वेश्चन, और इसको पढ़िएगा कि भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक होता है, कि भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक होता है। भाई राज्य का प्रमुख कौन होता है, जिससे भारत में बात करें तो भारत का भाई साहब प्रमुख राष्ट्रपति होता है, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य के अंदर जो एक पहला नागरिक होता है वो कौन होता है मित्रों, वो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो यहां से कौन हो जाएगा, यहां से राज्यपाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। देखो यहां से भारत के राष्ट्रपति केवल सर्वोच्च न्यायालय, भाई सर्वोच्च न्यायालय के पास तो है, केवल उच्च न्यायालय के पास भी है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देखो दोनों होंगे यहाँ से, भाई यहाँ से दोनों कर सकते हैं व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। बोला अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट है, और अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से 32 और 226
दोनों हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। तो अगला आपका देखो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा, देखो इस क्वेश्चन को सभी पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन होगा। यहां से देखो शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का क्या होगा, शासन होगा। देखो यहाँ पे ये जो द्वैध शासन की बात कर रहा है ना, ये द्वैध शासन की बात क्या कर रहा है, ये द्वैध शासन की बात कर रहा है क्या, कि केंद्र में द्वैध शासन, ये प्रांतों में द्वैध शासन की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन। और प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसका जनक कौन था, लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस प्रांतों में द्वैध शासन की जनक था। और ये जो प्रांतों में द्वैध शासन हुआ है ना, ये कौन से अधिनियम से हुआ है, ये आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की बात कर रहा है दोस्तों। यहां से अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। अगला ये क्वेश्चन है आपका यहाँ, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू हुई। देखो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में अगर आपको इतना मालूम है कि ये भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी, अटल जी के समय शुरू हुई। तो अटल जी की बात करें ना, तो एक तो देखो अटल जी 1996 के अंदर मात्र 13 दिन की सरकार चलाए थे। एक अटल जी देखो, यहां से बात करें ना, तो 1998 में बने। और 99 के अंदर एक सीट के कारण उनकी सरकार यहाँ डाउन हो गई थी, गिर गई थी सरकार। और फिर यहाँ से बात करें 1999 से 2004 तक फिर लगातार यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी देश के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ से अगर बात करें ना, तो ये जो 99 से 2004 का टाइम था, इसी में 2002 के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या हुई थी, शुरू हुई थी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई। और इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत में आधुनिक शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। आधुनिक आधुनिक शेरशाह सूरी के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं, जिनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के ऊपर प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर यहां चले। तो अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। भारत में पहला जो उच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था। ये उच्च न्यायालय देखो भारत में पहला 1860, 57, 67, 62। तो पहला उच्च न्यायालय 1862 के अंदर स्थापित हुआ है दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है, इलाहाबाद के अंदर पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। यहां से अपन बात करें, तो वैसे भारत में देखो बात करें ना, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले जनवरी 1774 कलकत्ता में भारत में एक न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई। इसके बाद भारत में न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 दिल्ली में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। ये दोनों ही न्यायालय भारत के अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं थे। और भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय जो स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों, जिसका मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन था, हीरालाल
जेकानिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ये लो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल है। तो ये कि निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये संविधान के अनुच्छेद 54 की बात कर रहा है। ये संविधान के अनुच्छेद 54 की बात कर रहा है। और आपको ये मालूम है कि उसके अनुच्छेद 54 के अनुसार है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो संसद के केवल निर्वाचित शामिल होते हैं, एक राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित शामिल होते हैं, और एक आप कहते हो उसमें दिल्ली, पांडुचेरी और आजकल जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, उनके भी केवल निर्वाचित शामिल होते हैं। तो यहाँ से देखो बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित ये भी सही है। तो यहाँ दो ही ऑप्शन है और दोनों ही सही है, यहाँ दोनों ही सही है, एक और दो, दोनों यहाँ से सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, बंधुता करता है, सीधी सी बात है। यहाँ से तो ये लो बंधुता हो गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। समानता आपको मालूम ही है कि दो प्रकार की समानता है। यहाँ से दो प्रकार की समानता में प्रतिष्ठा और कौन सी है, अवसर की समानता है। स्वतंत्रता मालूम है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। बोला सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया, विचार आया, फिर अपने विचारों को आपने क्या किया, अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्त किया तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर विश्वास किया, विश्वास किया तो वो क्या बना, धर्म बना, और धर्म बना तो लोग उसकी क्या करने लगे, उपासना करने लगे। ये कर्म है इनका। और न्याय आपको मालूम है 3 प्रकार के न्याय है। बोला सामाजिक, बोला सामाजिक, फिर बोला आर्थिक, आर्थिक, और फिर बोला कौन सी, राजनीतिक। ये 3 न्याय है। बोला समाज की आर्थिक स्थिति भी कौन खराब करती है, राजनीति करती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। तो देखो व्यापार की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 है ना, और 19 का 1 है। इस 19(1) के अंदर आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंदर पहली स्वतंत्रता आपको क्या है, 19(1) के अंदर पहली बता रहा हूं। वो पहली स्वतंत्रता तो आपको क्या है, आपको है कि बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में आ जाती है प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, और बोलने की है तो चुप होने की स्वतंत्रता भी है। दूसरे नंबर की आ जाती है सभा बुलाने की स्वतंत्रता, लेकिन सभा बिल्कुल शांतिपूर्वक बगैर हथियारों की। तीसरी है किसी भी प्रकार का आपको संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथी स्वतंत्रता है आपको भ्रमण करने की। पांचवी है आपको निवास करने की स्वतंत्रता। और इसी में ये 6 नंबर वाली स्वतंत्रता क्या है कि आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता भी है। तो यहां से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 में आपको मालूम है, 18 के अंदर उपाधियों के अंत का उल्लेख है, उपाधियों के अंत का उल्लेख है। ये भी आपको मालूम है कि उपाधियों का अंदर शिक्षा व सेना, शिक्षा व सेना, ये 2 क्षेत्र छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। 16 के अंदर अवसर की समानता का उल्लेख है। 17 के अंदर अस्पृश्यता या आप कह सकते हो छुआछूत के अंत का उल्लेख है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर यहां बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। देखो आपका एक तो अनुच्छेद है 2 और एक आपका अनुच्छेद है 3। अनुच्छेद 2 और 3 की मैं बात करूं ना, तो अनुच्छेद 2 के अंदर भी भारत में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश का उल्लेख है। ये जो नए राज्यों में स्थापना और प्रवेश है ना, ये तो क्या कहता है कि भारत जो है आपका, इस भारत का जो बाहरी प्रदेश है, भारत के बाहरी प्रदेश से अगर किसी भी क्षेत्र को आप भारत में मिला रहे हो और फिर एक नया राज्य बन रहा है, तो अनुच्छेद 2 काम में आएगा। जैसा कि आपने यहाँ सिक्किम को 1975 में भारत में मिलाया, उससे पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था, तो ये अनुच्छेद 2 काम आएगा। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारत के आंतरिक क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हो, चाहे वो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, या उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हो, या किसी दो राज्यों की सीमा को कम करके, जैसे आंध्र प्रदेश की सीमा या आपका तेलंगाना यहाँ अलग राज्य बना दिया 2014 में, तो भारत की जो ये बाउंड्री है, इसके अंदर ही कोई परिवर्तन करके आप नया राज्य बना रहे हो, निर्माण कर रहे हो, तो वो अनुच्छेद 3 काम नहीं करेगा यहाँ से। तो यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? 3। और इस 2 और 3 में हमेशा हमेशा साधारण बहुमत से ही संशोधन होता है। इनमें अगर आपको कोई संशोधन करना है ना, तो साधारण बहुमत काम में आता है, और ये साधारण बहुमत अनुच्छेद 4 के अनुसार ही होता है, ना कि अनुच्छेद 368 के अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहां से, अच्छा क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 की जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। मतलब इनका मिलना है। जैसे यहाँ कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनुच्छेद 32 के अनुसार जो आप रिट लगाते हो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की, वहां उनसे संबंधित बातें हैं। बोला बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहले देखो इधर वाले ऑप्शन पढ़ा करो कि दावे की वैधता जांच करना, आदेश देना, प्रत्यक्ष उपस्थित होना और प्रमाणित किया जाना। तो यहां से देखो प्रत्यक्ष उपस्थित होना, इसी का मतलब है आपका क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक निश्चित समय और निश्चित स्थान के ऊपर उसको उपस्थित करना। तो ये प्रत्यक्ष उपस्थित होना, ये हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कई कई बार आप डायरेक्ट ऐसा देख लिया करो भाई ए में 3 आ रहा है, तो ऐसे ऑप्शन देखो ए में 3, बोला ये भी नहीं, इसको भी डिलीट करो। आपका एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है इसमें ए में क्या है? 3। अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में करने में टाइम बहुत कम लगता है। बाकी अगले क्वेश्चन को देख लो, परमादेश। परमादेश का मतलब है कि मैं आदेश देता हूं, तो यहां से सीधा यही हो जाएगा, आदेश देना। अधिकार प्रथा का मतलब है कि आप किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत आप इस पद का प्रयोग कर रहे हो, तो वो होता है अधिकार पर्चा। जैसे कि दावे की वैधता की जांच करना, ये हो जाएगा आपका अधिकार पर्चा। उत्प्रेषण रिट, इसमें क्या है? प्रमाणित किया जाना, किसी भी चीज को प्रमाणित किया जाना, ये उत्प्रेषण रिट है, जो कि एक न्यायिक रिट है। इनमें से न्यायिक रिट कौन सी है? उत्प्रेषण इसमें से न्यायिक रिट है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 2022 ने, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 2022 ने परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया। यह अधिनियम किस सरकार को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है? भाई पारिवारिक न्यायालय जो स्थापित करने की जो अनुमति देती है ना, वो संघ सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायालय और जिला कलेक्टर। यहाँ से देखो राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार आपकी पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देती है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी देखो आपके एसएससी CHSL 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पोषण अभियान, देखो सीधी सी बात आ गई, पोषण अभियान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अनुच्छेद 47 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अनुच्छेद 47 हो जाएगा, ऑप्शन भी बाद में पढ़ोगे, क्योंकि पोषण और चिकित्सा की जहां बात आ जाती है ना, वहां अनुच्छेद 47 होता है आपका। अब ये तो क्वेश्चन बना दिया कि पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने
का एक आर्य कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो कौन सा है? 47 है। 44 के अंदर आपका एक समान सिविल संहिता है, एक समान सिविल संहिता है। और 46 के अंदर आपके आर्थिक सहयोग की बात करता है ये, और ये 45 के अंदर आपका निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। अगला यहां से क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस में है, यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक, देखो सांप्रदायिक सद्भाव की बात आ गई, मतलब 51 जो के मौलिक कर्तव्य का 5वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। सीधी सी बात याद रखना बस। सांप्रदायिक सद्भाव मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था, समान भ्रातृत्व की भावना, मतलब हाथ का पंजा याद रखोगे कि भाई साहब ये हाथ के अंदर अलग अलग अंगुलियां है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, समाज में भी हर प्रकार के इंसान नहीं है, लेकिन सबको सांप्रदायिक सद्भावना रखना है। वैसा ही अब यहाँ 5वां कर्तव्य हो जाएगा। ये डी का मतलब डिफेंस में जाओगे, देश की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे, डिफेंस में जाओगे। डी फॉर 4 पे चौथा कर्तव्य होगा। यहां से मैंने कहा तीसरे में 3 बातें हैं, इसी में बोला संप्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता, इनकी आपको रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। और यहां से 2 नंबर पे मैंने कहा राष्ट्रीय आंदोलन करोगे, राष्ट्रीय क्या करोगे? 2 नंबर पे आंदोलन करोगे। ये पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी। अगला देखो यहां से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा, अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। देखो पहली तो इस संशोधन की बात करते हैं कि ये संशोधन कौन सा। अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो संशोधन की बात करते हैं। देखो आपका 24वां ये संशोधन है जो कि 1971 में हुआ था। इस संशोधन में क्या कहा? इस संशोधन में ये कहा कि संसद जो है वो संविधान के सभी भागों में, संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, जिसमें विशेष क्या कहा कि मूल अधिकार सहित। भाई संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसमें विशेष किस बात पे जोर दिया कि मूल अधिकार सहित सभी भागों पे संशोधन कर सकती है। इसका मतलब मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। अब एक बात तो ये है, यहां से दूसरी बात पढ़ना, ये क्या कह रहा है कि और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। अनुच्छेद जो 13 है ना, अनुच्छेद जो 13 है, इसका सुनना बात, अनुच्छेद 13 जो 3 है, इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया है। इसमें विधि शब्द को क्या किया है? परिभाषित किया है कि विधि क्या होगी। ये अनुच्छेद 13(3) में परिभाषित किया। और 13(3) में जो विधि को परिभाषित किया ना, उसमें ऐसा कहा है कि विधि, अगर संसद को एक कानून बनाती है विधि है, राज्य का विधानमंडल को एक कानून बनाता है विधि है, अगर देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो भी विधि है, और अगर राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो भी विधि है। ये तो उन्होंने विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि ये सारे पॉइंट विधि में आएंगे, लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 13(4) में ऐसा कहा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार अगर कोई संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के अनुसार अगर कोई संशोधन किया जाता है, वो कानून विधि शब्द में शामिल नहीं होगा।
विधि की परिभाषा में उसको शामिल नहीं करेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 13(4) में लिखा हुआ है। 13(4) में लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन होगा 368 के अनुसार, वो विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उसने यही कहा है कि 368 के तहत किसी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति तो है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसमें लिख रखा है 13(4) में ऐसी बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आम तौर पर कितने समय के भीतर नए चुनाव, देखो किसी का भी नया चुनाव हो 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव करवाना हो सकता है। अगर देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, अनुच्छेद 62 ये कहता है कि 6 माह के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, नया चुनाव करवाना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखोगे, देश के राष्ट्रपति की अगर पद में मृत्यु होती है और राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर होगा, और उसके बाद में जो नया राष्ट्रपति चुना जाता है ना, वो कभी भी शेष कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाता, वो संपूर्ण 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। बाकी आप चाहे लोकसभा के अंदर ऐसी स्थिति हो जाए, विधानसभा के अंदर ऐसी स्थिति हो जाए, या पंचायती राज में ऐसी स्थिति हो जाए, कार्यकाल में किसी सरपंच की मृत्यु हो गई, सांसद एमएलए किसी की भी मृत्यु हो जाए, तो 6 माह में चुनाव करवाने के बाद में जो नया जो जीतेगा सदस्य, वो शेष कार्यकाल के लिए बनता है, ना कि संपूर्ण 5 वर्ष के लिए। जबकि देश का राष्ट्रपति होता है ना, उसका चुनाव जो होता है वो संपूर्ण कार्यकाल के लिए होता है, न कि शेष कार्यकाल के लिए। और अगर यहाँ चुनाव में मात्र 6 महीने बच रहे हैं ना, 6 महीने बच रहे हैं लास्ट में, तो चुनाव करवाना भी कोई अनिवार्य नहीं होता है, फिर तो नए चुनाव ही हो जाते हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका आज, यहाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का आपकी सीरीज का, आज की क्लास का। और इसमें कहा कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। देखो मैंने कनाडा के संविधान से इसी क्लास के अंदर आपको बताया, बोला कनाडा से आपने क्या लिया, बोला संघात्मक शासन लिया, बोला राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, ये भी कनाडा से लिया, और केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है, केंद्र राज्य मध्य संबंध, ये भी कहां से लिया, कनाडा से लिया। अब ये कह रहा है कि कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है, बोला मजबूत केंद्र वाला संघ बिल्कुल संघात्मक शासन है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, समवर्ती, देखो समवर्ती सूची की मैंने अभी बात की कि कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से, और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से क्या ली है, आपने प्रस्तावना की भाषा भी ली है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल ये भी देखो हमने यही लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति, और ये भी वहीं से लिया। अब यहाँ देखो आपको एक और नया पॉइंट मिल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये भी आपकी कहाँ से ली है दोस्तों, ये भी आपकी इसी में ऐड कर लेना, कनाडा से ली है। लेकिन यहाँ से समवर्ती सूची आपको मालूम है ये कहाँ से ली है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है दोस्तों, और फिर अपन अगली क्लास यहाँ लेकर आएंगे, अगली टॉपिक MCQ 3। और आप अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।